तो भाई सबसे पहले हम इसमें देखते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या होती है उसके बारे में बताया कि डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इज कंसर्न विद द चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इट्स कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन स्पेस। तो इन्होंने बताया कि डेमोग्राफी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है हमारी पॉपुलेशन का। ठीक है, तो जितनी भी जनसंख्या हमारी पाई जाती है उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है, उसमें कंसर्न किया जाता है इसमें जो साइज होता है हमारा पॉपुलेशन का, उसमें जो चेंज वगैरह आती है, कम होती है जनसंख्या, ज्यादा होती है, कभी लिंग अनुपात कम ज्यादा हो जाता है, कभी मृत्यु दर और जन्म दर कम ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं पॉपुलेशन के अंदर जब हम सारी की सारी साइंटिफिक स्टडीज के अंदर करते हैं तो उसमें सारी चीजें हम जानते हैं। और ये जो कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जो स्पेस के जो एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से, भूमि के हिसाब से जो चीजें देखी जाती है वो भी हमारे डेमोग्राफिकल एरिया के अंदर आ जाती है। तो इसमें बताया है कि द टर्म डेमोग्राफी, पॉपुलेशन डायनेमिक एंड द पॉपुलेशन स्टडी आर यूज ऑफ द इंटरचेंजेबल्स। तो ये जो हमारा टर्म है डेमोग्राफी का, ये हमारा पॉपुलेशन डायनेमिक, पॉपुलेशन डायनेमिक का मतलब हो जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो गतिशील होती है, जनसंख्या कभी कम होती रहती है, कभी ज्यादा होती रहती है। ठीक है, और पॉपुलेशन स्टडी आर यूज टू इंटरचेंजेबल। तो पॉपुलेशन स्टडीज नाम रख लो उसका, या फिर पॉपुलेशन डायनेमिक बोल लो उसको, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के जगह पर अदल बदल के एक दूसरे के साथ यूज किए जा सकते हैं, ये इन्होंने बताया है इसमें। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया डेमोग्राफी के जो हमारा ट्रेड्स इन इंडिया है, तो उसके अंदर जैसे कि हमारा पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.39 बिलियन इन सितंबर 2021, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 2021 में 1,39,00,000 जनसंख्या हमारी सितंबर 2021 में थी जनगणना के दौरान। ठीक है, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है इंडिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। तो इसमें हमारा 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, और लैंड एरिया कितना है, जमीन का एरिया 2.4% है, और उसके बावजूद भी इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ऑफ द 60% जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उन सभी को का जो भरण पोषण पालन पोषण जो है इंडिया करता है। ठीक है, 2.4% एरिया के अंदर, जगह के अंदर 16% जनसंख्या का भरण पोषण और पालन पोषण करता है, व्यावसायिक चीजों के सहारे मतलब ये चीजें चलाता है, यानी कि लैंड एरिया कम होते हुए भी इतनी पॉपुलेशन को झेलता है। नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द एवरेज एनुअल ऑफ एक्सपोर्टेशन ग्रोथ रेट सिंस 1901 इज शो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंडिया के अंदर पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन है उसकी जो एवरेज है ग्रोथ जो रेट है वो 1901, यानी कि कोई टेबल उसके अंदर दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि टेबल में तो अलग अलग सन की अलग अलग रेट इस तरीके से दिखाए जाते हैं। तो ये हमारा इंडिया के अंदर जो है वो एवरेज है, और इंडिया के अंदर इतने परसेंट लैंड होने के बावजूद भी 16% लोगों की पॉपुलेशन का भरण पोषण करने का काम ये करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एज कंपोजिशन। तो एज कंपोजिशन के हिसाब से इन्होंने क्या बताया, द पॉपुलेशन द प्रोपोर्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर इज शोइंग डिक्लाइन wherever the proportions of already populations age above 65 years. ठीक है, और increasing this rate of the continue in the time to come। तो इन्होंने बताया कि पॉपुलेशंस का जो हमारा एरिया है, यानी कि जो हमारी ऐसी पॉपुलेशन है जो 15 साल से नीचे है, ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जो कि 15 साल से नीचे की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एज ऑफ 65, और ऐसी पॉपुलेशन जो 65 से अबो है, यानी कि 15 साल से नीचे वाली पॉपुलेशन, यानी कि जो बच्चे आ जाते हैं जिसमें 1 से 14 साल के, और 65 से ज्यादा वाली पॉपुलेशन, यानी कि जो बुजुर्ग लोग आ जाते हैं 35 साल से बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, तो उनके बीच की हमारी जनसंख्या होती है दैट रेट ऑफ द कंटिन्यू इन टाइम तो कम। और ये जो चीजें हैं, ये जो रेशो है, ये लगातार हमारा चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारी क्या मतलब है कि जो 15 साल के जो बच्चों की जो हमारी है ना, 1 से 15 साल के बच्चों का जो अनुपात है, कहने का मतलब है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन एज है वो बढ़ती जा रही है, और जो 65 मतलब कि कहने का मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे 1 से 14 साल के बच्चे हैं, पहले 5 5 6 बच्चे होते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं 2 है, 1 है, 3 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं होते हैं। तो वो जो पॉपुलेशन रेट है ना हमारा, 1 से 14 साल के बच्चों का जो पॉपुलेशन रेट है वो हमारा कम होता जा रहा है, बड़े बुजुर्गों में जो 65 ईयर वाले होते हैं उनका जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखनी है कि भैया डिक्लाइन होता जा रहा है हमारा पॉपुलेशन रेट जो है 15 साल के तक की उम्र के जो हमारा एज ग्रुप होता है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और 65 से ऊपर एज का जो भी एज ग्रुप है वो हमारा ज्यादा होता जा रहा है, और ये जो चीजें हैं आगे जाके भी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, और मतलब जो हो चुके हैं वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो है ही ज्यादा, लेकिन उसकी बजाय जो बेबी पैदा होने की जो एवरेज है वो कम हो रही है। ठीक है, यानी कि जो 2-2 3 बच्चे जिनके होते थे अब वो एक ही बेबी के ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ फीमेल % 1000 मेल। तो भाई 1000 मेल के ऊपर हमारी कितनी
औरतें हैं, तो वो नंबर, वो संख्या हमारे इसके अंदर देखी जाएगी। तो बेसिक डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन ऑफ सेक्स कंपोजिशन, तो ये हमारी जो सेक्स कंपोजिशन है इसकी कितनी रीजन संख्या है वो हमारे डेमोग्राफिक की विशेषताओं के आधार पर है। और इसमें जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, एनालाइज ऑफ द सेक्स कंपोजिशन प्ले ए वाइटल रोल। तो भाई इसमें अगर हम किसी प्रकार की जनसंख्या की गणना करते हैं ना, तो उसमें सेक्स कंपोजिशन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ही ज्यादा। यानी कि जब हमें सेक्स रेशो नहीं पता होगा भी कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, तो ये एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। नहीं तो हमें जनसंख्या का पता नहीं चलेगा, ना रेशो पता चलेगा। और इसमें जो सेक्स कंपोजिशन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है अलग ही तरीके से। जो हमारी मृत्यु दर होती है मेल और फीमेल्स की, जो हमारी जो डेथ रेट जो होता है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और पॉपुलेशन को, बहुत ही ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है हमारी सेक्स कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि जो मृत्यु दर होती है मेल और फीमेल से के जो सेक्स जो मतलब के लिंग के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है अलग अलग, जब हम इनकी मृत्यु दर कंडीशन जो है मेल और फीमेल्स की जब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्स सिलेक्टिव ऑफ द माइग्रेशन एंड सेक्स रेशो एट बर्थ, तो इसके अंदर जो हमारा सिलेक्टिव माइग्रेशन होता है, अनुपात होता है सेक्स रेशो का, और हमारे जो जन्म के आधार पर यानी कि जन्म के आधार पर जो अनुपात देखा जाता है लड़के का लड़की का लिंग के आधार पर जो देखा जाता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो सेक्स रेशो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई इतने मेल हैं और उन पर इतनी फीमेल्स हैं, इतने लड़के पैदा हुए हैं, इतनी लड़की पैदा हुई है। ठीक है, और फिर जब उनकी जो डेथ रेट होता है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेल्स की डेथ ज्यादा हो रही है, फीमेल्स की डेथ ज्यादा हो रही है, तो वो चीजें इसके अंदर देखी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डिपेंडेंसी रेशो। तो डिपेंडेंसी रेशो का मतलब हमारा हो जाता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन है हमारी जो कि दूसरे पर डिपेंड है, अपने आप से जो नहीं अब सर्वाइव कर पाती है, दूसरे पर डिपेंड है। तो ये जो पॉपुलेशन है, पर्सन अबव 65 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 year of age are considered to be the depend of the economically productive age group 15 to 64. Ratio of the combined age group 0 से 40 year plus 65 year and above to 15 से 65 year age group referred to as the total dependency ratio table 6 डिपेंडेंसी रेशो इंडिया। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा प्रोफेशन से मतलब कि ऐसे लोग जो कि 65 की एज से ज्यादा है जिनकी उम्र, ठीक है, और ऐसे बच्चे जो कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो वो हमारा डिपेंड होता है इकोनॉमी यानी कि आर्थिक स्थिति और जो प्रोडक्टिव जो चीजें हैं उनकी वजह उनकी इन सभी चीजों को लेकर के ये जो एज ग्रुप होता है ना, ये हमारा डिपेंडेंट बोला जाता है। यानी कि 14 साल का बच्चा अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है खाने पीने कपड़े और हर चीज के लिए। ऐसे ही 65 ईयर एज का जो बंदा होता है वो भी दूसरे पे डिपेंड होता है, क्योंकि अगर वो आर्थिक स्थिति भी उसकी अगर पैसे भी आ रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से वो इस तरीके से कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ हेल्थ इशू या फिर वीकनेस या बुढ़ापा मतलब आ जाता है, तो उसकी वजह से वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। तो इसमें 15 साल से कम बच्चे और 65 ईयर से ज्यादा एज के जो होते हैं वो हमारे डिपेंड एज में आ जाते हैं इकोनॉमिक चीजों में, और प्रोडक्टिव एज ग्रुप ये हमारा माना जाता है। और जो रेशो इसमें है कंबाइंड एज ग्रुप जो है वो 0 से 14 साल का और 65 से ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं यानी कि वो किस पे डिपेंड होते हैं, यानी कि 1 से 14 साल के बच्चे और 15 साल 65 साल से बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, 15 से 65 साल के बीच की जो उम्र के होते हैं, यानी कि 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल, वो जो एज ग्रुप होता है ना इनके बीच की जो एज होती है वो कैसे होते हैं, वो अडल्ट होते हैं, जवान होते हैं, उस टाइम वो अपना सारी जिम्मेदारी लेने के लायक होते हैं। तो इस एज के 15 से ऊपर वाले जो क्या करते हैं उनको वो अपने बच्चों को भी पालते हैं, जो कि 1 से 14 साल के बच्चे, वो अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करते हैं जो कि 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। तो 15 से 65 साल के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो 1 से 14 साल और 65 साल से बड़े बुजुर्गों का सारा ग्रुप जो है वो उसी पर डिपेंड होता है, रेफर टू एज टोटल डिपेंडेंसी रेशो। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है डिपेंडेंसी रेशो हमारा मान के चला जाता है। तो ये यानी कि एक अडल्ट पर्सन है, जवान है, उसके बच्चे हैं, बच्चे किस एज में आ जाते हैं हमारे 0 से 14 साल की एज के ऊपर, और उससे भी बड़े भी हो जाते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारे 60 साल 65 साल से ऊपर की एज के यानी कि पेरेंट्स होते हैं। एक जवान एडल्ट कपल जो होता है वो हम अपने बच्चों और अपने माता पिता दोनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंसी रेशो बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा आ जाता है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में हमारा क्या आ जाता है, अर्बनाइजेशन होता है हमारा शहरीकरण। तो शहरीकरण के अंदर जो हमारी चीजें आ जाती हैं यानी कि लोगों का गांव छोड़कर शहर की तरफ आना या फिर शहर में रहने वाली जो टोटल हमारी जनसंख्या होती है उसके बारे में। तो ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज द रिसेंट फिनोमेना ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। The proportions of the urban population in India has increased from 10.84% in 1901, ठीक है, to 31.8% in मतलब कि इसमें 2011 में कितना हो गया 34.5%, 2019 में हो गया। इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन द एट्रीब्यूट बोथ ऑफ नेचुरल ग्रोथ और थ्रू बर्थ एंड द माइग्रेशन फ्रॉम विलेज। तो इन्होंने बताया अर्बनाइजेशन का क्या बताया कि ग्रोइंग अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण
का जो बढ़ावा है वो हमारा किस चीज की वजह से है? ये डेवलप कंट्री यानी कि डेवलप कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा जो शहरीकरण हो रहा है, शहर में जाते हुए लोग या शहर की बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसको बोला गया है। और इसमें जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है हमारी इंडिया के अंदर वो बढ़ती जा रही है। तो उसमें 1901 सन 1901 के अंदर 10.84% लोग जो है वो थे शहर के अंदर। फिर 2011 में 31.8% हो गए हैं। फिर 2019 में 34.5% लोग जो है वो शहरी जनसंख्या का हिस्सा बन गए हैं। अब इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन, और वही जो ये हमारी अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि शहर की जो जनसंख्या है वो हमारी बड़ी है, उसका जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जो कारण है वो क्या है? नेचुरल ग्रोथ, कि भाई शहर में जो पैदा होने वाले, एक तो शहर में पैदा होने वाले बच्चे, और दूसरा जो गांव से शहर में आ रहे हैं लोग, ये एक नेचुरल तरीका है अर्बनाइजेशन के बढ़ने का, यानी कि शहर की जनसंख्या के बढ़ने का। एक तो गांव से लोग उधर आ रहे हैं, दूसरा वहां पर जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं। तो ये दो कारण है नेचुरल तरीके से वहां की जनसंख्या के बढ़ने का। नेक्स्ट इन्होंने बताया फैमिली साइज। तो फैमिली साइज हम किसको बोलते हैं? किस आधार पर परिवार के साइज को मापा जाता है? तो इन्होंने बताया वेल in common parents family size refer to the total number of person in a family. In demography family size mean total number of children in woman as born at the point in time. The complete family size indicate in total number of children born by the woman during her child bringing age, which the generally ensured assumes between the 15 and 45 days, and total fertility rate give the approximate of the magnitude to complete family size। तो इसमें परिवार का जो आकार है उसके बारे में हमारा बताया है। तो उन्होंने कॉमन बताया है कि परिवार का जो साइज है किस चीज को रेफर कर रहा है? परिवार का जो साइज है वो रेफर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कि भी हमारे परिवार में सदस्य कितने हैं परिवार के अंदर, वो हमारा क्या माना जाता है? कि भी कॉमन हमारा एक माना जाता है कि भाई परिवार में सदस्य कितने हैं। हमारे डेमोग्राफी जो है जनसंख्या की फैमिली साइज, और जो हमारी डेमोग्राफी के आधार पर परिवार का साइज किसे बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमन हैज बोर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो और हमारे जो डेमोग्राफी है उसके आधार पर परिवार का साइज ये मापते हैं कि एक माँ के द्वारा जितने बच्चों को जन्म दिया गया है वो, ठीक है। तो एट द पॉइंट एक ही माँ के द्वारा पैदा हुए जो बच्चे होते हैं वो हमारा परिवार माना जाता है, उसी के हिसाब से परिवार का साइज मापा जाता है। और कंप्लीट फैमिली साइज जो है वो इंडिकेट करती है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न बाय द वुमन ड्यूरिंग द चाइल्ड ब्रिंगिंग एज। और टोटल जो नंबर हम इसमें जो पूरी की जो फैमिली का जो साइज होता है वो हमारा इंडिकेट करता है कि जो टोटल नंबर है यानी कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो एक ही माँ के द्वारा पैदा हुए हों। ब्रिंगिंग एज में क्या जाता है भाई? वो एज बियरिंग एज में कौन सा आ जाता है? कि भाई वो एज जिसमें माँ बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है माँ के अंदर, यानी कि 15 से लेकर 45 की उम्र तक जो औरत के द्वारा जितने भी बच्चे पैदा किए गए हैं वो हमारा आ जाता है इसके अंदर, जो कि हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। और इसमें जो भी हमारा जो कंप्लीट फैमिली साइज है वो हमारा वही माना जाता है फैमिली का साइज, कि भाई एक ही माँ के द्वारा 15 से 45 साल की जो टोटल एज है उसमें कितने बच्चों को पैदा किया गया है वो हमारा फैमिली साइज के अंदर आता है डेमोग्राफी के आधार पर, ठीक है। और वैसे हम कॉमन क्या मानते हैं? वैसे तो आम बातचीत में तो हम क्या मान लेते हैं कि जितने भी लोग घर में रहते हैं वो सारे के सारे हमारे परिवार के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी अगर 6 लोग हैं दादा दादी सब परिवार के अंदर आ जाएंगे, परिवार के साइज के अंदर आते हैं। लेकिन जो परिवार के अंदर ये चीजें नहीं आती हैं, परिवार के अंदर सिर्फ ये आता है कि एक माँ के द्वारा इतने से इतनी एज में कितने बच्चे पैदा किए गए हैं, ठीक है। और उनमें से ये भी देखा जाता है कि कितनों की डेथ हो गई है और कितने जिंदा सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई हमारा इसके अंदर आ जाता है लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो लिटरेसी एंड एजुकेशन में आ जाता है जैसे कि साक्षरता हमारा होता है, साक्षरता और हमारी एजुकेशन, ठीक है। तो साक्षरता और एजुकेशन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे, कितना रेशो हमारा पढ़े लिखों का है। तो इसमें हमारा जो है डिसाइड किया गया जैसे कि 1991 का लिया गया है। तो इसमें जो हमारा सेशन लिया गया है लिटरेसी का, रेट फॉर द पॉपुलेशन रेटिंग 7 ईयर एज ऑफ अबव। तो 7 साल के से ऊपर की एज के जो बच्चे होते हैं उनको लिया गया। ए पर्सन इज डिमांड एज लिटरेट इफ ही और सी कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। तो किस चीज को साक्षरता माना गया? लिटरेट किस चीज को माना गया? क्या डिमांड थी उसमें? माना गया कि कोई भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है और जो समझ सकता है अपनी लैंग्वेज को लिखना भी जानता हो, पढ़ना भी जानता हो और समझ भी जाता हो, तो उसको लिटरेट बोला गया है, ठीक है। तो पर्सन हु कैन merely रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो किसको लिटरेट नहीं माना गया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ पर्सन अगर ऐसे हैं जो कि लिख सकते हैं यानी कि पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, बुक पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, वो पढ़ तो लेंगे बट कैन नॉट राइट, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है। तो इज नॉट कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो उनको लिटरेट यानी कि साक्षर नहीं माना गया है, ठीक है। तो साक्षरता वही होती है पढ़ना और लिखना और समझना, सारी चीजें जिसके अंदर आती है। अगर किसी को अकेला पढ़ना आता है लिखना नहीं आता है तो वो लिटरेट नहीं माना गया, ठीक है। द सेम कंसेप्ट हैज बीन कंटिन्यूड द
जो हमारे सेंसस इसके होते हैं, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक हमारा जो लगातार जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, तो वो हमारा क्या था, लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 के अंदर जो हमारा लिटरेसी का जो कंसेप्ट था वो कितने परसेंट था, वो था हमारा 74.4%। ठीक है, तो इसमें हमारी जो मेल लिटरेसी रेट हमारा कितना था कि जो आदमियों की संख्या, पुरुषों की संख्या, जो पढ़े लिखे पुरुष है 82%, यानी कि 82.14% है, और जो पढ़ी लिखी जो औरतें हैं उनका जो रेशो है वो है 65.46%, यानी कि 65% औरतें पढ़ी लिखी हैं और 82% देख सकते हैं कितने के आंकड़े को फर्क है। ठीक है, तो ये लोग जो है साक्षर आंकड़ा था हमारा 1991 के आधार पर ये दे रखा है। अब तो हमारे जो आंकड़े हैं वो लगभग ज्यादा ही है, यानी कि फीमेल्स जो है वो बराबर एजुकेशन ले रही है। तो इसके अंदर हमारा आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब हो जाता है कि लाइफ जो है, इसमें बताया गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द गिव एज इन द एवरेज नंबर ऑफ ईयर विच द पर्सन ऑफ दैट एज मैनी expect to live according to the mortality pattern prevalent in that country। तो उन्होंने बताया भाई कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये बताया है कि भाई जो इंसान वो चीज वो एवरेज देखी गई कि जहां पर जिस एरिया में वो इंसान रह रहा है ना, वहां की जो एज की जो एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर है कि भाई यहाँ भाई ये देश है, इसमें लोग 50 साल तक जीते हैं, इसमें लोग 80 साल तक जीते हैं, इसमें 70 साल तक जीते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो एवरेज नंबर ऑफ ईयर हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है अपनी एवरेज एज की जो एवरेज एज जो उसने अपनी जी ली है, उसके बाद जो वो ज्यादा एज जो जी रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मोर्टेलिटी पैटर्न, तो जो हमारा मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर का जो पैटर्न है प्रीविलेंट इन द कंट्री, तो हमारे देश के अंदर मृत्यु दर का जो पैटर्न बनाया गया है कि यहाँ पर 60% जो है, मतलब कि 60 की एवरेज है, उसके बाद जो है डेथ हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्या बोली गई है इसमें, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी बोली गई है कि भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 70 तक की तो एवरेज हमारी है, उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई हाँ आपने सही उम्र जी के वो गया है। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी वहीं के स्थान पर रहने वाले लोगों की जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मृत्यु दर होती है, जो मोर्टेलिटी पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से उसको मतलब कि उसको एक जनसंख्या के हिसाब से या जो हमारी डेमोग्राफी है उसके हिसाब से गिना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन से डेथ। अब किसी को ये बोल रहे कि भाई उसकी डेथ हो गई है, 70 साल का था, भाई कोई बात नहीं एज हो रखी थी, या फिर बोले भाई 110 साल का है कोई जी रहा, तो हम जानते हैं तो बहुत ज्यादा एज उसकी हो गई है। तो मतलब वो क्या है कि जो एवरेज है हमारी जो डेथ मोर्टेलिटी पैटर्न की जो एवरेज है उससे ज्यादा एज उसकी हो गई है। ठीक है, तो ज्यादा एज, जितनी ज्यादा उम्र, जितने ज्यादा साल वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का पता है, फर्टिलिटी बोला जाता है प्रजनन को, बच्चे पैदा करने का प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है इसमें, एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो वही इसमें जो मेन जो इसका मतलब होता है फर्टिलिटी का, वो होता है बच्चों का जो एक्चुअल जो सहन करना, या एक्चुअली मतलब बच्चों को पैदा करना या फिर बियर करना। तो वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है रेगुलरली वो 15 से 45 साल होता है। ठीक है भाई, उस टाइम भी वो बियर कर सकती है, सहन कर सकती है भाई, उसी एज में कि वो बच्चे पैदा कर सकती है, पाल सकती है, सब तरीके से उनको संभाल सकती है। तो वो जो एज होती है वो 15 से 45 साल की होती है, और ये जो पीरियड होता है 10 ये हमारा 30 साल का होता है। 30 साल के अंदर ही अंदर जो है बच्चे पैदा करने की हमारी सही उम्र होती है। और इंफॉर्मेशन ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया इंडिकेट दैट द एवरेज वुमन गिव बर्थ टू एन एवरेज ऑफ अबाउट 3 चिल्ड्रन इफ हर मैरिड लाइफ इज एन अनइनरप्टेड। तो इन्होंने बताया है कि भाई इंडिया के अंदर जो है ना, इंडिया के अंदर जो फर्टिलिटी है वो इंडिकेट करती है एक एवरेज वुमेन जो होती है जिसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तो एवरेज वो 3 बच्चे पैदा करती है। ठीक है, अगर उसकी शादी सही सलामत चल रही है, अगर उसकी हेल्थ कंडीशन सही है, तो एवरेज जो हमारी पाई गई है इंडिया की, तो वो 3 बच्चे पैदा करती है 30 साल की उम्र के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया फर्टिलिटी डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर। तो फर्टिलिटी भी हमारी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है कि ज्यादा फर्टिलिटी, ज्यादा बच्चे पैदा करना है, कम बच्चे पैदा करना। तो कुछ कारण इसके रहते हैं। हायर फर्टिलिटी इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज। तो भाई इसमें जो हमारी ज्यादा फर्टिलिटी यानी कि बच्चों का ज्यादा पैदा होना या ज्यादा प्रजनन प्रोसेस जो होते हैं भारत के अंदर, तो उसके जिम्मेदार क्या बताया गया है, एक सार्वभौमिक जो हमारी शादियां होती हैं वो लोअर एज एट मैरिज, बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाना, और लो लेवल लिटरेसी, बहुत ही कम पढ़े लिखे होना, और पुअर लेवल ऑफ लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही कमजोर होना। ठीक है, तो लिमिटेड यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, और बहुत ही कम मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करना, और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और जो हमारा सांस्कृतिक जीवन जीने का जो सांस्कृतिक जो तरीका है वो भी। तो सांस्कृतिक तरीके में क्या आ जाता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, या फिर कम बच्चे नहीं, बच्चे तो 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यानी कि हमारी जो पूरी संस्कृति से जो चीजें चली आ रही है, भाई बेटा बेटी चाहे 3 हो चाहे 4 हो, नहीं बेटा ही होना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, हमारे ट्रेडिशनल जो वे होते हैं, तो उनके आधार पर भी हमारा जो फर्टिलिटी की जो चीजें होती हैं वो हमारी फैक्टर होते हैं, जो कि
डिपेंड होते हैं, फर्टिलिटी डिपेंडेंस इसमें होती है। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है हमारा खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।